Okay, fine. So in the last class, we were discussing about chemical equations and how we are writing the chemical equations. सर Now, बैलेंस से स्टार्ट now we करना will होगा। start the balancing the chemical equation. How we balance a chemical equation and what is the basic idea behind balancing the chemical equation. Why it is necessary. First of all, let us discuss why it is necessary to balance the chemical equation. Anyone? सर क्या ड्यू टू लॉ जरूरत ऑफ पड़ी बैलेंस कंजर्वेशन। करने की? बिना बैलेंस ही काम चला लेते थे अपन। Sir, because the law of conservation of mass. चलो क्योंकि पहले because mass can neither be created nor be destroyed, तो उसको दोनों साइड में इक्वल रखना जरूरी है, इसलिए बैलेंस करना पड़ता है इक्वेशन को। बिल्कुल सही कहा रुचि ने कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दो ऐसी यूनिवर्सल लॉज है ना। ये याद रखना पूरे साइंस के अंदर यूनिवर्सल लॉज का मतलब होता है that are always applicable in any condition. Universal law, that is law of conservation of mass and energy. खैर अभी अपन एनर्जी की बात नहीं कर रहे, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कह रहा है भाई? दिस law states that mass can neither be created nor be destroyed. अगर मैं सिंपल सा बात करूं, कैन यू क्रिएट अ स्टोन? क्या आप स्टोन बना नो सकते सर। हैं? भाई अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थ की क्रस्ट से, जो कि पहले से पड़ा है, अपन सिर्फ उसको निकाल रहे हैं, अपन बना नहीं सकते। यू कैन नॉट क्रिएट और यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय अ मास। आप पत्थर को तोड़ोगे तो वो टूटेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर जाएगा, लेकिन क्या वो वैनिश हो जाएगा? नहीं। So law of conservation of mass suggests that the mass overall in the universe is constant. You neither can create nor can destroy. अगर मैं 5 kg यहाँ से उठा रहा हूँ तो वो 5 kg किसी और चीज में चला जाएगा। ऐसा नहीं 5 kg यहाँ से उठाया वहां 4 kg जा रहा है, नहीं। Is that clear? Yes, sir. यस So सर। in order to you can say proof, or you can say to sustain that law, we are required to balance the chemical equation। और ये एक्चुअल में होता भी है। आप कुछ रिएक्टेंट लेते हो, उनको मिक्सअप करते हो, फिर कुछ प्रोडक्ट बनाते हो, है ना। तो रिएक्टेंट में जितना ओवरऑल मास है, जो भी चीजें आप ले रहे हो, प्रोडक्ट में भी उन सब का एक्यूमुलेट होके उतना ही मास होना चाहिए। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब उसकी कुछ तरीके हैं, कभी कभार तो बहुत इजी होता है, लेकिन कुछ केमिकल इक्वेशंस ऐसी होती है जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं किया जा सकता। तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसीजर है जिनको अपन को फॉलो अप करना है, जिससे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में अपन को इजी होगा। So what is the basic concept? Here we have taken some example like this. When zinc is added to sulfuric acid, we get as a reactant, we get as a product of zinc sulfate plus hydrogen. अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये डिटेल में अपन आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ते हैं, कौन किसके साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है। फिलहाल वी आर जस्ट इन यू कैन से restricted to what are the equations given in your book। इससे बाहर नहीं आती है। कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, नया कुछ नहीं आएगा। जितनी भी इक्वेशन फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इनके बीच में जितनी भी केमिकल इक्वेशंस होंगी, रिएक्शंस होंगी, उन सबको आपको ध्यान रखना है। उसी के अंदर से फ्रेम होकर क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जितने भी, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, ये सब आपको याद करना होगा। ये आप एक टेबल बनाओ, शीट बनाओ, साथ ही साथ लिखते जाओ। जैसे ही आपको नया कंपाउंड मिले उसका सिंबल क्या है, साथ ही साथ नोट करते जाओ। तब आपके पास एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत अच्छी सी शीट बन जाएगी जिसको आप रिवाइज कर सकते हो डेली, या एट द एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आप याद कर। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन लिखी है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नो सर। नहीं है बैलेंस्ड। तो इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं? दिस इज द वर्ड इक्वेशन। दिस इज ए
word equation, this which is not balanced but it is in the form of the symbol. Symbols की form में अपन ने लिखा है reactants और product को, then and it is not balanced, then it is known as skeletal chemical skeletal reaction or chemical equation. This is the basic difference between your balanced and skeletal and word equation. तो आपको पता चल गया, वर्ड इक्वेशन यानी आप लेटर्स की फॉर्म में लिख रहे हो, स्केलेटल यानी आप सिंबल्स की फॉर्म में लिख रहे हो, बैलेंस का मतलब सर ये तो बैलेंस्ड है ना, कौन सी? Zn plus H2SO4. सॉरी, ये तो बैलेंस्ड है, यस इट इज स्केलेटल एज वेल एज बैलेंस्ड. Here a table is made. आपको भी ऐसी ही एक टेबल बनानी है. All the elements in the reactions should be written down here. The number of atoms in the reactant, that is your left hand side. जैसे जिंक यहाँ पे कितनी बार आया? एक बार आया, 1 टाइम्स. फिर देखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट में कितनी बार है? 2 टाइम्स. सल्फर 1 टाइम, ऑक्सीजन 4 टाइम्स. तो ये आपने एक टेबल बना ली और ये नंबर्स लिख लिए. सिमिलरली प्रोडक्ट साइड में RHS में देखा, ये टेबल देखा, फिर आपको मैच करना है. अगर ये सिंपल मैचिंग हो रहा है, नंबर ऑफ atoms in the left hand side is equal to number of atoms in the right hand side, then we say it is a balanced chemical equation. अब बात करते हैं कोई अनबैलेंस्ड की, जैसे कि ये. अब इस इक्वेशन को देखो, क्या ये बैलेंस्ड है? No, sir. नहीं है सर. पहला सारे देखने की जरूरत नहीं. अगर एक भी एटम आपका अनबैलेंस्ड है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, देन वी कैन श्योरली से दैट इट इज अ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. कोई भी एक, किसी एक पे भी आप देख लो, जैसे मैंने स्टार्ट ही किया, Fe मींस आयरन. आयरन. वेरी गुड. Iron. याद हो जाना चाहिए आपको Fe का मतलब क्या है, वहां पे कोई नहीं बताएगा एग्जाम में. आयरन, तो आयरन यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 3 है, तो मैंने बोल दिया इट इज अनबैलेंस. सिंपल, Balance. और कुछ नहीं. ठीक है. अब आते हैं, इसको बैलेंस करना है मुझे, है ना. आयरन इज reacting with water, this H2O means water, then I get ferric oxide with hydrogen. अब इसको मुझे बैलेंस करना है, तो what are the steps that should be followed? Please keep a note. What are the important points? Now starting, first step क्या करना है? To balance a chemical reaction, first of all, draw the boxes around each formula. जो जो कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं सबके बॉर्डर बना दो, एक स्क्वायर बॉक्स बना दो, जैसे कि यहाँ पे किया है. अब इस बॉक्स के अंदर आप कुछ नहीं चेंज कर सकते, जो भी कुछ करना है इस बॉक्स के बाहर लिखना है. वाई वी आर मेकिंग दिस? बिकॉज कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को. दैट इज वाई वी आर मेकिंग अ बॉक्स. जैसे आपने मैथमेटिक्स में एक रूल पढ़ा होगा, बॉड मास. क्या होता है बॉड मास? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन. ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन. वेरी गुड रुचि. तो सबसे पहले अपन क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट ऑफ, यानी ब्रैकेट के अंदर जो है वो चीजें सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. इसका मतलब ये होता है. सिमिलरली आपको यहाँ पे पहले ब्रैकेट बनाना है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर आप कुछ नहीं करोगे. तो फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना. जितने आपको कंपाउंड्स दिख रहे हैं, जितने आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जितने दिख रहा है, उस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के चारों तरफ बॉक्सेस बना. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. और इन No, बॉक्सेस के अंदर कोई भी चीजें आपको चेंज नहीं करनी, जो कुछ करना है इसके बाहर करना. उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप सेकंड आता है. जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स है प्रेजेंट इन दी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, उसकी एक टेबल बनानी है इस तरीके से. जैसे इस इक्वेशन में देखो, Fe दिख रहा है एटम, एक हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है. तो मैंने आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मैंने एलिमेंट इस फॉर्म में
ये टेबल आपको बनानी ही है, मस्ट है। अगर ये टेबल नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट नहीं करना है सॉल्व। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तब आप कर सकते हो, बट अगर मान लो 1 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन है देन यू हैव टू फॉलो दिस। और वैसे भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ गई तो आपको बनानी ही पड़ेगी। अभी अपन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस चीज पे, तो स्टेप्स आपको ध्यान में रखें। तो यहाँ पे देखा मैंने LHS में एक आयरन है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन। तो ये टेबल कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आया देखो 3 2 4, आयरन 3 बार आया है, ऑक्सीजन 4। देखो ये नीचे 4 लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान से पढ़ना है। ये आयरन 3 बार आया है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 3। ये ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन 4। हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 2। Is that clear? Now step 3. It is the most important step. Please pay attention all of you. Very important step to be noted down. स्टार्ट कहाँ से करना है बैलेंस करने का? जो कंपाउंड जितना ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम्स जिसके सबसे ज्यादा है, उसको सबसे पहले आपको बैलेंस करना। ये कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, बट जनरली आपको ये चीज फॉलो करना है। इससे आपका जो बैलेंसिंग का प्रोसीजर है वो रिड्यूस हो जाएगा, जल्दी से बैलेंस हो जाएगा। दैट इज दी ओनली कंसर्न। आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट जनरली इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। कौन सा कंपाउंड है इस क्वेश्चन में? देखो एनीवन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कौन से ब्रैकेट के अंदर आ रहे हो? कंपाउंड का मतलब ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। Fe3O4। तो इस पूरी इक्वेशन में मैंने देखा कि यार Fe3O4 में देखो 3 और 4 टोटल कितने हो गए? 7। तो इस ब्रैकेट के अंदर 7 एटम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को अपन क्या करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज द ओनली रीजन। और वो कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है रिएक्टेंट में देखना है। प्रोडक्ट में पूरी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों के अंदर बॉक्स अपन ने बना दिए। बॉक्स बनाने के बाद टेबल बना दी। टेबल बनाने के बाद ये देखो किस बॉक्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स। तो दिस इज द ओनली पॉइंट। contains the maximum number of atoms. It may be in your reactant or a product, that doesn't matter. अब उसके अंदर इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। उस कंपाउंड के अंदर अब देखना है कि सबसे मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पे देखो आपने ये सेलेक्ट तो कर लिया। अब इसके अंदर देखो किसके पास सबसे ज्यादा एटम है, आयरन के पास या ऑक्सीजन के पास? ऑक्सीजन। पहले तो कंपाउंड सेलेक्ट कर लिया, कंपाउंड हो गया Fe3O4। अब इस कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है। ऑक्सीजन। यस। सो वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट इज ऑक्सीजन इन इट। यानी ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा बार उस बॉक्स के अंदर रिपीट हो रहा है, जो कि कितना है? 4। तो मैंने देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS एंड ओनली 1 ऑन द LHS। इस टेबल से अपन को पता चल गया भाई 4 तो यहाँ पे है और एक ही यहाँ पे। अब ये बैलेंस कैसे होगा? एनीवन? सो ऑक्सीजन को वो 4 से मतलब 4 एटम्स करने के लिए आगे कोएफिशिएंट लगा देंगे। वेरी गुड। H2O के आगे 4 कोएफिशिएंट लगा देंगे। वेरी गुड। टू नाउ टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, ये बनाने की जरूरत नहीं है। ये आप माइंड में कर सकते हो, रफ वर्क में कर सकते हो, बट ये टेबल बनाना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि क्या करना है। आई अगेन तो डायरेक्ट इनिशियल और बैलेंस लिख सकता है। सॉरी, डायरेक्ट इनिशियल और बैलेंस लिख सकते हैं बस। कर सकते हो, लेकिन अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तभी करना है। अगर वो पूरा क्वेश्चन आता है राइट डाउन बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन विद द फॉलोइंग द प्रॉपर स्टेप्स, और मान लो 3 या 4 नंबर का आता है, तब ये सारे स्टेप्स आपको लिखना पड़ेगा
Step 1 making the boxes, step 2 making the table, step 3 considering the maximum number of atoms in the reactant or a product. For our example this. तो ये अगर 3 नंबर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चन, सॉरी नंबर ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है प्रियांशु? Yes, sir. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि प्रोडक्ट में 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वापस से देखो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 4, ब्रैकेट के बाहर लिखना है अगेन। अब वापस से मैंने जब टेबल को देखा, अब टेबल के अंदर क्या हो गया देखो, जैसे यहाँ 4 लिखा तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 8, तो या नहीं? यस सर। तो मैंने यहाँ पे स्टेप 4 के अंदर क्या मेंशन किया है कि आयरन और हाइड्रोजन एटम्स अभी भी क्या है, अभी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन बाकी 2 और भी तो एटम है इक्वेशन के अंदर। क्या Fe बैलेंस्ड है? नहीं। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? नहीं। अब वही चीज अपन को रिपीट करनी है। अब इनमें से 2 ही है, कोई भी एक पकड़ सकते हो आप, है ना? तो मैंने मान लो अभी भी वही फॉलो करते हैं जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन। एटम्स है। तो यहाँ पे अब किसके पास है? हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन। हाँ, तो अब ये 4 इंटू 2 यानी रिएक्टेंट साइड में कितना है मेरे पास? 8। इन रिएक्टेंट इट इज 8 और प्रोडक्ट में है 2। तो अब मुझे यहाँ पे 8 बनाना है, तो क्या करूं? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। 4H2। तो यहाँ मैंने लिख दिया, ये तो 4 है ही है, ये भी 4 लिख दिया। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, बचा क्या बेचारा? Fe। तो Fe यहाँ पे कितना है? 3, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो नेक्स्ट में मैं यहाँ क्या करूंगा? यहाँ 3 कर 3। दूंगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन स्टेप 4 में क्या करना है? बस वही, examine the above equation and pick up the third element which is not balanced. You will find that only one element is left to be balanced, that is iron. तो iron को कर दिया 1 into 3। तो फाइनल मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई? फाइनल इक्वेशन मेरे पास आ गई ये। यस और नो? यस सर। तो Yes. फाइनल इक्वेशन आ गई ये 3Fe plus 4H2 equals giving me Fe3O4 plus 4H2। अब यहाँ पे आके रुक मत जाना, हो सकता है कुछ छूट गया हो। तो फाइनली आपको क्या करना है? फाइनली चेक आउट दी करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन। वही जैसे आपने इक्वेशन वो टेबल में बनाई थी, वैसे ही एक बार चेक कर लो कि यहाँ पे 3 Fe है तो यहाँ पे भी 3 Fe है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। तो ये एक बार क्रॉस चेक करना है आपको बैलेंस्ड इक्वेशन की मेरी सही इक्वेशन बनी है या नहीं। अब लास्ट स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉरगॉट टू राइट दिस स्टेप। आई एम रिपीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये लिख के नहीं आते हो तो एग्जाम में आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। व्हाट इज दिस स्टेप? राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। आयरन बताने की जरूरत नहीं है, आयरन कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड। सॉलिड। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में भी बताया था, ये मेंशन ब्रैकेट में छोटे से नीचे लिखना है। यहाँ पे तो चलो टाइपिंग में ये लिख रहा है, बट यू हैव टू राइट अंडर दिस पॉइंट, यहाँ पे नीचे ऐसे लिखना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सर हाइड्रोजन गैस होगी या वाटर गैस होगा या लिक्विड होगा, वो कैसे पता चलेगा? That only will be find out only and only when you have the information about how they are reacting. So does this equation, why we are writing, does this equation tell us anything about the physical state of reactant and product? No, information has been given in this equation about their physical state. When any question is given to you, when you are performing any experiment, then it is mentioned that you have to take gaseous हाइड्रोजन गैस और लिक्विड हाइड्रोजन और दी वाटर वेपर्स यानी कि स्टीम आपको लेना है या लिक्विड लेना है, तो दैट विल बी मेंशन। So accordingly you have to write down the state of a particular element or the compound. Is that clear? The notations are very important.
The gaseous, liquid, aqueous and solid state of the reactants are product are represented by these type of notion respectively, and the word aqueous is written if the reactant or product is present in a solution in water. Aqueous का मतलब है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है वाटर की, डाइल्यूट का मतलब है कुछ स्मॉल कंसंट्रेशन है वाटर का. यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, नोट दैट द सिंबल ऑफ G is used with H2O to indicate that it is in the reaction. Water is used in the form of steam. Look at this. This is very important note point. यहाँ पे H2O पानी जनरली लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पे अपन ने गैस क्यों लिया है? क्योंकि we are using steam, not the liquid water. That is why we have noted down here the G part. अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता है इन द क्वेश्चन, देन यू कैन स्किप. बट अगर लिख रहे हो तो फिर सबकी लिखना, नहीं लिख रहे हो तो मत लिखना. ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट मत करना कि सर आयरन का तो हमको पता था, लेकिन वाटर लिक्विड है या एक्वस है ये मुझे डाउट था, सॉरी लिक्विड है या गैस है ये मुझे डाउट था, तो मैंने उसका नहीं लिखा, बाकी सबका लिख दिया. ऐसी बेवकूफी मत करना एग्जाम में. लिख रहे हो, श्योर पता है इन्फॉर्मेशन तो पूरी लिखना, नहीं पता है तो लीव कर देना, नंबर नहीं कटेंगे. लेकिन अगर इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में अबाउट द रिएक्टेंट्स की स्टेट क्या है और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, और फिर अगर नहीं लिख के आओगे तो नंबर कटेंगे. समझ में आया सभी को? यस सर. यस सर. अब जैसे यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन दिस इक्वेशन. जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन को लिए मुझे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, तो वो मैंने इस एरो के ऊपर लिख दिया. यानी कि कोई भी कंडीशन आपको नेसेसरी है उस इक्वेशन को कराने के लिए, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कोई कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो, तो वो आपको बिलो या अबव द एरो इक्वेशन के ऊपर लिखना है. जैसे फोटोसिंथेसिस आप सभी ने पढ़ा होगा चैप्टर 6 के अंदर, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, और पहले भी पढ़ते अपन छोटी क्लासेस में. तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो वी राइट इट लाइक दिस इक्वेशन, these reactant to form this product we required sunlight and chlorophyll. This is the information given in a chemical equation. Is that clear? Yes sir. Yes sir. Anyone having doubt till now? No sir. Please go through it once again. जो points मैंने बताए हैं, please go through it once again. In the next class we will play a game. एक गेम प्रिपेयर कर रहा हूं मैं, सारे कैंडिडेट्स उसके अंदर प्ले करेंगे. जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लाएगा उसके लिए क्या रखे, चलो सोच के बताएंगे अपन कल, ठीक है? तो गेम जरूर होगा कल एक, टू अराउंड द बैलेंसिंग इक्वेशन. इसके लिए अगले टेस्ट में एक्स्ट्रा 5 मार्क्स. एक्स्ट्रा 5 मार्क्स, 20 मार्क्स का क्वेश्चन, एक्स्ट्रा 5 मार्क्स. वेरी गुड. चलो बोनस रहेगा +1 का, ठीक है? चलो वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बी प्रिपेयर्ड, कल इंटरेस्टिंग गेम होगा, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. एंजॉय द वेदर कंडीशन. यहाँ पे तो बारिश हो रही है, बाकी का पता नहीं. बहुत तेज बारिश यहाँ भी हो रही है. ओके बाय, थैंक यू, एंजॉय द वेदर एंड प्लीज करेक्शन कर लेना टेस्ट का. एंड ये दो पेज ही पढ़ा है आज, इसकी एक बार थॉरो रीडिंग कर लेना, ठीक है? ओके बाय, थैंक यू. थैंक यू सर. एनटीएससी वाला मटेरियल वो अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा मुझे. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया है. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू प्रिपेयर, देन आई विल शेयर विथ यू ऑल, ठीक है? ओके सर. ओके, थैंक यू.